हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो योजना का हमारा अगस्त वाला एडिशन आया हुआ है उसके बारे में, जिसका थीम है हमारा आज़ादी एंड लिटरेचर। सो जो भी इसका सब्जेक्ट है वो उसी के आसपास घूमता ही रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू दैट आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को अपने दोस्त लोगों में से थोड़ा सा प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो के ऊपर, देखते हैं क्या आया हुआ है हमारा योजना में। सो द फर्स्ट चैप्टर इज वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। सो इसमें आर्टिकल में ये कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि एक वर्ड कैसे अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करता है एक सोसाइटी को मूव करने के लिए, मूव इन द सेंस आगे ले जाने के लिए और पीछे ले जाने के लिए। एक वर्ड कैसे एक आदमी को, एक औरत को, एक कैसे वो विक्टिम बना देता है, कैसे दोषी बना देता है, और कैसे उसको इनोसेंट भी बना देता है अगर सही तरीके से आप वर्ड प्ले कर सकते हो तो। आप एक एग्जाम्पल की तरफ देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो पॉलिटिशियंस लोग हैं वो कैसे अपने वर्ड्स के वर्ड प्ले के द्वारा वो अपने आप को कैसे जितवा लेते हैं, कैसे और कुछ जो अपने वर्ड्स की वजह से ही कैसे हार जाते हैं। तो वर्ड कैसे मायने रखता है एक सोसाइटी में, बेसिकली ये बताता है। और कैसे ए वर्ड्स का जो पावर है वो फ्रीडम स्ट्रगल में, फिर आज़ादी के जब मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे कैसे वो एक सोसाइटी में क्रिएट किया जाता था, उस टाइप का बात ये आर्टिकल किया करता है। सो एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ ही वर्ड का जो वर्ड प्ले का बारे में एक कैसे इफेक्ट जैसे पड़ता है वर्ड प्ले से, वो एक बढ़िया एग्जाम्पल के साथ ये दिया गया है। सो वो एग्जाम्पल क्या है, एक बिहारी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। एक बिहारी फ्रीडम फाइटर थे जो कि एक म्यूजिकल लवर थे भी। सो वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसराज की बात कर रहे थे। सॉरी। वो एक इसराज इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे कि वो इंस्ट्रूमेंट के तार ढीले करने को। सो एसराज बेसिकली एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, जैसे आपका गिटार होता है, जैसे आपका बीना होता है, उसके तार, उसका स्ट्रिंग्स ढीला या टाइट कराना होता है। सो उसके ही बारे में वो बात कर रहे थे कि एसराज के तारे ढीले कर दो, बट ब्रिटिश इसको इस तरह से समझे कि इस राज के मतलब ब्रिटिश राज के तार ढीले कर दो। सो इसको इस तरह से वो इंटरप्रेट करके उनको पनिश भी किया था, ठीक है। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल आप क्यूट कर सकते हैं अपने पेपर में, अपने ऐसे में जब आप वर्ड्स का वैल्यू आप लिख रहे होंगे। सो वर्ड्स गिव द पावर टू इमेजिन समथिंग दैट इज बियॉन्ड ऑर्डिनरी कंप्रिहेंशन। जो कोई भी आप ऑर्डिनरी सोच में आप रख नहीं सकते, उसके बियॉन्ड जाता है वर्ड्स का पावर। आप एक लोग दो लोगों को कुछ कह रहे होंगे और वो दो लोग कुछ और समझ रहे होंगे, और वो दो लोग जाके तीसरे को कुछ और इंटरप्रेट कर रहा होगा, और तीसरा कुछ और उसको परसीव करके और कुछ और इंटरप्रेट करेगा। सो इस तरह से वर्ड का अपने आप में ही एक पावर जो होता है वो बियॉन्ड हमारे कंप्रीहेंशन के बियॉन्ड होता है। ओके। सो And the duration of freedom struggle, the creation of आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये एक टाइप का नॉवेल था। सो आनंद मठ टाइप का नॉवेल, जो सॉन्ग्स लिखा जा रहा था, जो पोइम्स लिखा जा रहा था, जो स्लोगन्स लिखा जा रहा था, वहां पे जो वर्ड प्ले हो रहा था, वहां पे जो वर्ड्स उस टाइप के चीजों में डाला जा रहा था, वो एक टाइप के पब्लिक में एक टाइप के वननेस, सेल्फलेस लव क्रिएट करा देता था अपने मदरलैंड की तरह। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे गाना आया था, मतलब एक जो सॉन्ग आया था, वंदे मातरम एंड द सारे जहां से अच्छा। ओके, इस टाइप का गाना एक लोगों में से एक वन नेशन सेल्फलेस लव क्रिएट करा रहा था मदरलैंड की तरह। लोग अपने कास्ट एंड क्रीड भूल कर अपने आप में ही जुड़ जाते थे, यूनाइटनेस की भाव ला देता था ये सब वर्ड्स सब। ओके। और भी बहुत सारी राइटिंग्स है जो कि हमारा
जो पार्टीशन के टाइम के जो सरों सफरिंग्स है उसको बयान कराते हैं। तो इन राइटिंग्स को देखकर हमें ये मदद मिलता है कि उस टाइम पे हमारा गलती क्या थी, हम उसको रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो वर्ड्स के इतने सारे फायदे हैं, और भी क्या है, सम क्लैरियन कॉल्स आर देयर। सब व्हाट आर क्लैरियन कॉल्स? क्लैरियन कॉल्स मीन्स एक रिक्वेस्ट, एक एक्शन होता है सडन चेंज के लिए, एक रेडिकल चेंज के लिए एक रिक्वेस्ट कॉल होता है, जिससे करो या मरो। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस टाइप की कॉल को क्लैरियन कॉल बोला जाता है। ठीक है। These words acted as the force and symbol behind the collective resistance. So this is something that how words have their own value system and how it helped us to make the freedom struggle successful. Okay. So the next article coming, that is partition literature. पार्टीशन लिटरेचर का जो प्रीमाइस था वो खुद ही पार्टीशन था। हमारा जो भी पार्टीशन हुआ था 1905 से, बंगाल पार्टीशन, एंड 1947 में हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसी पार्टीशन का ही प्रीमाइसेस बना था पार्टीशन लिटरेचर। एंड ये एक्सेप्टेड किया गया, ये डेवलप्ड किया गया इन 1970। एक पॉलिटिशियन, कुछ हम देखेंगे कि कैसे पार्टीशन लिटरेचर के कुछ चुनिंदे जो हमारा जो पोएट्स है, जो राइटर्स है, वो कौन कौन है। पॉलिटिशियन राइटर एक है जो हसन कनाफानी, उनका लिखा हुआ है द मैन इन द सन। सलमान रुशीद, मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुशीद आज जो उनको यस्टरडे उनको अटक किया गया था, ठीक है, उनकी ही लिखा गया है मिडनाइट चिल्ड्रन। कोरियन राइटर किम उन इल्स, द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। एंड अभी जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जिसको मिला था गीतांजलि श्री के, द रेत समाधि, ये सब पार्टीशन के ऊपर ही लिखा गया है। सो आपको बेसिकली ये रेत समाधि एंड द मिडनाइट चिल्ड्रन पता होना चाहिए। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट कर दीजिए। रेत समाधि बाय गीतांजलि श्रीज won the recent International Booker Prize of the Year, and Salman Rushdie's Midnight Children. Okay, the whole partition literature emerged as a charged domain of augmentative socio-political contestation. So, what is that augmentative socio-political contestation? Augmentative is a kind of force, okay, जो हमको आगे बढ़ाता है, जो आगे बढ़ावा देता है, आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स की तरह काम करता है। किसको आगे बढ़ना है? सोशियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन को। सोशियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन मीन्स एक टाइप का कंटेस्टेशन, मीन्स एक टाइप का डिबेट डिस्कशन। सोशियो पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन को आगे बढ़ावा देने के लिए, एक फोर्स की तरह जो काम करने के लिए ये पार्टीशन लिटरेचर इमर्ज हुआ था। और किस लिए? कल्चरल डिस्कोर्स एज वेल। वो जो पार्टीशन के टाइम पे जो प्लेसेस था उस सब में से कल्चर कैसे कैसे उनका डिफरेंट है, कैसे सिमिलर है, कैसे इंटीग्रेट हुआ है, कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ है, इस सब को पढ़ने के लिए ही पार्टीशन लिटरेचर इमर्ज हुआ था। इसका बैकग्राउंड क्या था? इंडिया इज a थ्री पार्टीशन स्टेट where three partitions have taken place from three separate states. इधर मैं आपको दो पार्टीशन बताऊंगा और आपको रिसर्च करना है व्हाट इज दैट थर्ड पार्टीशन। ओके, सो मैं आपको स्पून फीड नहीं कराऊंगा, मैं दो पार्टीशन बताऊंगा, आपको एक पार्टीशन ढूंढना है। दो पार्टीशन सब जानते हैं, मैं भी आपको वही बताऊंगा कि 1905 में बंगाल पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन, और 1947 में हमारा इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। ओके, सो व्हाट इज दैट थर्ड पार्टीशन? यू हैव टू फाइंड दैट। सो इसी थ्री पार्टीशन के साथ साथ विद दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, लैंग्वेज टुक एन इम्पोर्टेंट रोल टू इंटीग्रेट एंड डिसइंटीग्रेट हिस्टोरिकल रियलिटीज। जब एक पार्टीशन होता है
उसमें बहुत सारा चीजें, बहुत सारा कल्चर, बहुत सारा आर्ट्स वो इंटीग्रेट एंड डिसइंटीग्रेट होता है। सो उस टाइम पे लैंग्वेज एक ऐसे एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम करता है, किस लिए ना, टू इंटीग्रेट एंड डिसइंटीग्रेट हिस्टोरिकल रियलिटीज, जो उस जगह का, जो उस प्लेस का हिस्टोरिकल रियलिटीज होता है, उसको इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट कराने के लिए, उसको मिलाने के लिए, उसको जुदा करने के लिए वहां से लैंग्वेज ही एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम करता है। उस टाइम पे उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली आर द मेजर constituents of units of languages driven identities which inculcate the miniature of nationalism। उस टाइम पे जो उर्दू, पंजाबी, सिंधी एंड बंगाली थे, वो कुछ ऐसे लैंग्वेज थे जो पार्टीशन के टाइम पे अपने एक मिनिएचर ऑफ नेशनलिज्म, एक नेशनलिज्म का एक छोटा पौधा जैसे मेंटालिटी में क्रिएट करने के लिए इसी लैंग्वेज ही वो मदद कर रहे थे, क्योंकि उर्दू, पंजाबी, सिंधी तो हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड का जो पार्टीशन हुआ था वहाँ उससे रिलेटेड है, एंड बंगाल तो बंगाल साइड के पार्टीशन से रिलेटेड है। सो इसी लैंग्वेज ने एक नेशनलिज्म का एक छोटा सा क्रीचर हमारा मन में क्रिएट कर दिया था। ठीक है, जो पाकिस्तान को चाहते थे वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे, जो इंडिया को चाहते थे वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म को फॉलो करते थे। सो पार्टीशन के टाइम पे जो रूट्स, रायोट्स, लूट्स, डेथ्स, मर्डर्स, टेरर्स, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, वो उस टाइम के जो भी राइटर्स थे, जो पूरा एंटायर जनरेशन ऑफ राइटर्स था, उनका बेस को हिला के रख दिया था। क्योंकि कोई भी ऐसा चीज, ऐसा दृश्य वो पहले कभी भी देखे नहीं थे। इतना रायट्स, इतना लूट्स, डेथ्स, रेप्स वगैरह वो कुछ भी कभी देखे नहीं थे, जो पार्टीशन को पहली बार देख रहे थे। आपको पता है क्या, अब जो पार्टीशन हुआ था, 1 मिलियन पीपल वे किल्ड। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग मारे गए थे। 75,000 वुमेन के रेप हुआ था, एंड 3.5 मिलियन, लगभग 30 लाख लोग अभी तक मिसिंग है। तो ये एक टाइप का बोल सकते हैं, एक जो इंडियन राइटर्स का जो एसोसिएशन, एक बेस था, उसको हिला के रख दिया था। सो mainly short stories, novels are being noted in this category, and also poetry, dramas, and have been also written on this partition। short story लिखा गया है, novels लिखा गया है, poetries लिखा गया है, dramas लिखा गया है। stories like ठंडा गोश्त by तौबा तेग सिंह, खोल दो, dog of Titol may be read in the Indian context, and the list continues। बहुत सारे लिस्ट है। ठीक है, कृष्णा सोबाली इन हर लास्ट नॉवेल गुजरात हियर एंड देयर, इसमें वो बताते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी, उनका जो मर्डर हुआ था, वो सीन, वो मेमोरी उनको कैसे लास्ट तक पूरा जिंदगी सताती रही, कैसे वो जूझते रहे उस मेमोरी से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बंगाल ऑल्सो, बंगाल के कंटेक्स्ट में भी, बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था 1905 में लेके, सो उसमें ताराशंकर, मानिक एंड विभूति भूषण बंदोपाध्याय आर सम एग्जांपल्स। ऋत्विक घातक was probably the finest artist among all of them। उनका लिखा गया मेघे ढाका तारा, कोमल गांधार, सुवर्णलता may be remembered for years। ये सब जो ऋत्विक घातक का जो क्रिएशन है, वो लोग उसको सालों याद रखेंगे। ठीक है, आफ्टर 50 ईयर्स, जब 50 ईयर्स मतलब अभी कंटेम्प्ररी आप बोल नहीं सकते, थोड़ा सा रिसेंट बात करेंगे कि आफ्टर 50 ईयर्स सम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स केम इन दिस कैटेगरी, इन दिस एरा ऑफ द पार्टीशन लिटरेचर। सो कौन थे वो? नहीं, एक थे उर्वशी बुटालिया, उनका लिखा गया द अदर साइड ऑफ द साइलेंस। रितु मेनन एंड रितु मेमन, उनका लिखा गया द ट्रॉमा एंड द ट्रायम्फ। वीना दास का लिखा गया द मिरर ऑफ द वायलेंस, कम्युनिटीज, राइट्स एंड सर्वाइवर्स। एंड जो कंटेम्प्ररी राइटर्स है,
आफ्टर 7 डिकेड्स मतलब अभी का जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स है उनमें से हम कंसिडर करेंगे जय चटर्जी, उनका Bengal divided spoils of the partition. Isa Jalal's The Sole Spokesman and the Pity of Partition. Yasmin Khan's The Great Partition. Pipa Vardi, The Ashes of 1947. ये सब कुछ एग्जाम्पल द कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो अभी के राइटर्स हैं उनके बारे में बता रहा है वो सेवन आफ्टर 7 डिकेड्स ऑफ पार्टीशन। ओके, सो यहाँ खत्म होता है हमारा सेकेंड टॉपिक। सो चलिए मूव करते हैं द थर्ड टॉपिक के ऊपर जो है literature define the Raj means the British Raj. Okay, the first Indian weekly newspaper जो आया था उस टाइम पे, जो फर्स्ट इंडियन वीकली न्यूज़पेपर आया था वो था 21 बंगाल गैजेट। बेसिकली जो अगस्त हिकी थे उन्होंने ही स्टार्ट किया था इंडिया में एक वीकली न्यूज़पेपर जिसको उन्होंने अपने नाम से स्टार्ट किया था 21 बंगाल गैजेट। ये स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी 1780 पे। पर जब वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, कब बने? 1773 पे। ये आपका पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। सो आपके लिए एक होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से वो रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत वारेन हेस्टिंग बने इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल। ओके, सो मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ था। जो वारेन हेस्टिंग 1773 बने तो विद इन the creation of that Bengal Gazette in 1780, within 2 years of creation, it just crushed that newspaper. ठीक है, वो तोड़ दिए उसको बर्बाद कर दिए वो बंगाल गैजेट को। Various laws were brought by the company to suppress the writings and Indian press against the British rule। जो भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लिखा करते थे उनको सप्रेस करने के लिए बहुत सारे लॉ लाया गया था। ठीक है, वो सब लॉस क्या था? एक था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 जिसके तहत लाला लजपत राय को भी बर्मा जेल सेंड किया गया था। सीरीज ऑफ ऑपरेसिंग प्रेस लॉज लाइक लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1835, चार्ल्स मेटकाल्फ एक्ट, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल पायाम ए आजादी एक एडिटर थे जिनका नाम था मिर्जा बदर बख्त। वो जो सपोर्ट किए थे 1857 रिवोल्ट को, उनको पब्लिकली हैंग किया गया था। सो इस तरह से वो ब्रिटिश रूल कुछ अप्रेसिव लॉज लाया करते थे जो उनके खिलाफ लिखा करते थे। ठीक है, पोस्ट 1858 के बाद क्या हुआ? सेडिशन लॉ आया, सेडिशन एक्ट 124A, जो कि अभी तक चल रहा है इंडिया में और उसके लिए बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रखा है और कुछ रिसेंट जजमेंट भी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। ये 124A लाया गया था तिलक एंड उनके केसरी को बैन करने के लिए और जो भी इस टाइप के राइटिंग्स हो रहे थे उसको सप्रेस करने के लिए। In 2021, on the occasion of celebrating 75th anniversary of Indian freedom struggle और इंडियन फ्रीडम, जो इंडिया का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है वो बेसिकली 2 पब्लिकेशन को पब्लिश किया है। ओके, इंडिया का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा योजना और कुरुक्षेत्र पब्लिश करता है वो बेसिकली इस कंटेक्स्ट में इंडिया का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उस कंटेक्स्ट में 2 पब्लिकेशन को वो पब्लिश किया है। एक है आज़ादी की लड़ाई के जदसुदा तराने, जदसुदा गीत, आज़ादी और एकता के तराने। जदसुदा मतलब जो बैन किया गया है गाना, और ये भी बैन किया गया। बेसिकली दोनों टाइप के पोएम्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं जिसको बैन किया गया था। बैंड सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी, सिलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएट्स लाइक टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभद्रा कुमारी चौहान,
इस टाइप के गाने होते थे। सो आजादी के लड़ाई के जब सुधा तराने और जब सुधे गीत। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप नोट करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आ सकता है, क्योंकि चल रहा है आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है। सो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कुछ क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि सारी जहां से रोट सारे जहां से अच्छा ही इज इकबाल, सुभद्रा कुमारी झांसी की रानी, मक्खनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, विश्व विजय के झंडा ऊंचा रहे हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना, टैगोर भारत प्रशस्ति, प्रशस्ति मीन्स प्राइज ऑफ इंडिया, चकोर किसान, किसान में जो उनका मिजरी ऑफ इंडियन पिजेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, ये किसान होता है जो प्रेमचंद जी के वो था गोदान। ओके, डोंट कंफ्यूज। फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनिटी के लिए भी कुछ गाने, जैसे पोस्ट हमदम सॉरी पोएट हमदम लिखे थे, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान बेसिकली हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसको पहले हिंदुस्तान बोला करते थे। जब 1947 में इसको इंडिया भारत बोला गया, उसके पहले उसको हिंदुस्तान बोला करते थे। इसका भी कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से ये आपको सर्च करना है कि कैसे हिंदुस्तान नाम पड़ा, कैसे इसका रिलेशन इंडस नदी के साथ है। ओके, सो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, बंगाली थिएटर। थिएटर ये कुछ इतना भी इम्पोर्टेंट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि आप बंगाली थिएटर को इतना भी डिटेल्स में स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा जो फैक्चुअल इम्पोर्टेंट नोट्स था उस योजना में मैं आपके लिए लाया ला चुका हूँ। वो है, इट हैड ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, प्लेस लाइक चंदा श्रीवास्तव चिंता ऑफ गिरीश चंद्र घोष and Sirajudala of Aparish Chandra Mukhopadhyay. Popular drama assumed political dimension in India. ये बेसिकली एक नेशनलिज्म को, इंडियन नेशनलिज्म को जो हमारा थिएटर है, एक टाइप का आप बोल सकते हो एक्सप्लॉइट करता था। जैसे आज के हमारे मीडिया हाउस करते हैं जो टीआरपी के लिए, उस टाइप का एक नेशनलिज्म को वो एक्सप्लॉइट करता था। क्योंकि उस टाइम पे जो भी प्लेस, जो भी ड्रामास हुआ करता था, वो अगर नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ करता था, अगर पैट्रियोटिक हुआ करता था, तो लोग बहुत आते थे, और उसके हिसाब से ही उसको जो थिएटर्स होता था उसका नाम बढ़ता था, उसका फेम बढ़ता था, वो ज़्यादा फेमस हुआ करता था। सो एक टाइप का वो नेशनलिज्म का इश्यू को वो एक टाइप का यूज करता था बंगाली थिएटर्स। ओके, सो बहुत सारे ओरिजिनल प्ले भी बैन किया गया था बाय द ब्रिटिश government. Okay, banning of the original play couldn't effectively stop the ideas of they propagated, but वो आइडिया वो स्टॉप नहीं किए कर पाए, वो बंद नहीं कर पाए, वो आइडिया लोगों के पास चलता ही चला जा रहा था। ठीक है, सो ये इतना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं था गाइस, जो भी लिखा गया है आप उसी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है सॉरी सिनेमाज आज वैनगार्ड ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये भी इतना कुछ खास नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता है योजना और कुरुक्षेत्र में, जो उतना भी डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिनेमाज में हम देखेंगे कुछ ऐसे कौन से सिनेमाज होते थे, और कैसे कुछ लॉज लाया गया था उसको बैन करने के लिए। सो आफ्टर सम इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस एक्ट ऑफ 1876, ओके, एक आप लिख सकते हैं एक परफॉर्मेंस एक्ट इन 1876, the British were quick to understood that cinema had a bigger potential to influence public opinion. सिनेमा से ही पब्लिक इन्फ्लुएंस को मतलब उसको आगे बढ़ाया जाता था, आगे बढ़ाया जा सकता था, कुछ इन्फ्लुएंस किया जा सकता था सिनेमा से ही पब्लिक का ओपिनियन को। ओके, सो उन्होंने एक लॉ लाया था, इंडियन सिनेमाटोग्राफी एक्ट।
was passed in 1918 and it came with effect from 1920. Indian Cinematography Act. Please note it down. And Bengal cinema draw its inspiration from the rich sources, elite traditions like शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ था, उससे बहुत सारे प्लेज, उससे बहुत सारे सिनेमास बनाया गया था। खुद जैसे खुदीराम 42 जो कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर आधारित था। भूली नाई जो कि 1905 का पार्टीशन बाय कर्जन के ऊपर आधारित था। एक्सेट्रा अदर सम ऑफ द एग्जांपल्स आल्सो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। ओके, सो ये था हमारा फिफ्थ टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। उसके बाद सिक्स्थ जो है फ्रीडम मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। सो ये भी आप एक टाइप का बोल सकते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते हैं तभी वो इस सारे जो मैं मेंशन किया हूँ जो रेविलियंस, उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। बट यूपीसी के लिए इतना भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज होलबा रेबिलियन, व्हाट इज छोटा नागपुर रीजन में जो हुआ था वो क्या था, इतना भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बट आप बस उसका नाम को नोट कर सकते हैं कि एक हुआ था होलबा रिबिलियन, ट्राइबल अपराइजिंग, एवरीथिंग वाज इन द, जो ट्राइबल अपराइजिंग का सेक्शन में ये सब आएगा, वो सब आपका स्पेक्ट्रम में उसका बैकग्राउंड, उसका कैसे कैसे हुआ था, फर्स्ट ट्राइबल अपराइजिंग क्या था, सब आपका मिल जाएगा। सो ट्राइबल अपराइजिंग में होलबा रिबिलियन जो कि 1774 से 1779 तक हुआ था। छोटनागपुर रीजन में जब दिसंबर 1831 में कोल ट्राइब्स के द्वारा हुआ था। 1833 में बर्गर रिबिलियन बाय अजीत सिंह हुआ था, जब अजीत सिंह को डेथ पेनल्टी दिया गया था। ठीक है। इन तारापुर रीजन बस्तर 1842 में हुआ था। दंतेवाड़ा में 1842 में हुआ था। In the history of India, there is no mention above revolt before 1857। ये सब का मेंशन ही नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे रेविलियन है जो अपने आप में एक वैल्यू रखते थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया था। सो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सब का कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है। सो स्टिल these revolts are evidence of relentless evidence of revolutionary struggle of the tribal people against the British। but बहुत सारे ट्राइबल लोग इस रिवॉल्यूशन से अपना जान दिए थे, अपना जो भी पनिशमेंट वो पाए थे उसका कुछ वैल्यू तो होगा ना सर। इतना लोग मरे थे तो कुछ तो मेंशन होना चाहिए ना, इसलिए वो राइटर जो इसको लिखे हुए हैं उस उनको मेंशन किए हुए हैं। जो हलवा रेबिलियन है, छोटनागपुर रीजन में जो रेबिलियन है, बारागर रेबिलियन है तारापुर रीजन में, सो ये सबको मेंशन किया जाना चाहिए हमारा इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया की हिस्ट्री में। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 इन सोनाखन, भूमकाल इन बस्तर एंड जंगल सत्याग्रह। सो व्हाट आर दे, जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था सोनाखन में, नारायण सिंह एक ट्राइबल लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने ही एक टाइप का आपका बोल सकते हैं खेल कर दिए थे ब्रिटिश राज के साथ, और जो हमारा जो इलाइट्स लोग होते हैं उनके साथ। सो वो क्या था, आपके ऊपर टास्क है, आप योजना में एक बार गो थ्रू करेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। सो वो नारायण सिंह ट्राइबल लॉर्ड जो सुनाखन है, उनको वो 8 के बाद जो गद्दारी किए थे, गद्दारी मतलब क्या, हमारे लिए तो वीरगिरी वो है, बट वो जो अंग्रेज सरकार के साथ जो रेविलियन किए थे, सो उसके लिए वो उनको रायपुर में हैंग किया गया था 10 दिसंबर 1857 में। ओके। और उसके बाद वो हमारा वीर बन गए थे इंडिपेंडेंट इंडिया में। इन 1858 ट्राइबल पीपल रिवोल्ट इन उदयपुर। ओके, रिवोल्टेड इन उदयपुर 1858 में। उदयपुर में ट्राइबल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया था। मुरिया ट्राइब्स ऑफ बस्तर में मुरिया ट्राइब्स 1876 में रिवोल्ट किए। 1878 में रानी ऑफ बस्तर स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट हर राइट्स। अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रानी भी, और रानी ऑफ बस्तर भी अपने
मतलब रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। भूमकाल ऑफ बस्तर, नेक्स्ट जो भूमकाल ऑफ बस्तर है वो 1910 में स्टार्ट हुआ था। और एक मुरिया ट्राइब करके एक ट्राइब होता था बस्तर में, उस उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड उन्होंने ब्रिटिश राज को भी डिफीट करके मुरिया राज एस्टेब्लिश कर दिया था। उनका जो एम था मुरिया राज, मुरिया ट्राइब का जो एम था मुरिया राज एस्टेब्लिश करना, वो उसको भी एस्टेब्लिश कर दिए थे। बट इतना बड़ा ब्रिटिश आर्मी के पास कैसे एक ट्राइबल ग्रुप उस टाइम के वो टिक सकता था। सो कुछ ही दिन में वो मुरिया राज वो खत्म हो गया। और बहुत सारे ऐसे वो जो रिवोल्ट किए थे वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को मारा गया और बहुत सारे लोगों को हार्श पनिशमेंट दिया गया। 100 ऑफ ट्राइबल पीपल आर पुट टू डेथ, 100 लोग मारे गए in this struggle and thousands suffered harsh punishment. Northeast region of Chhattisgarh Northeast region of Chhattisgarh witnessed the Tana Bakht movement. ओके, नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में ताना बख्त मूवमेंट जो कि 1916 में क्रिएट हुआ था और 1918 में एंड हो गया था। और एक था जंगल सत्याग्रह जो कि स्टार्ट हुआ था 1922 में नागारी प्लेस में अब धामरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, ये किस लिए था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लो वेजेस के लिए उनके अथॉरिटी के खिलाफ एक रिवोल्ट था। एंड उस टाइम पे एक एक्ट पास किया गया था टू बैन द कैरिंग वुड्स, बैन ऑन कैरिंग वुड्स। वुड्स आप कैरी नहीं कर सकते कुकिंग के लिए, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था। इसके अपोज में ही एक रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था जिसको जंगल सत्याग्रह बोलते हैं। वो स्टार्ट हुआ था 1922 में। इसमें लार्जर स्केल अरेस्ट हुआ था, पनिशमेंट पेड टू द सत्याग्रहीज को पनिशमेंट मिला था। एंड अगस्त 1930 में एंड सॉरी इस तरह से सत्याग्रह वो धीरे धीरे उसका पेस कम होता चला गया और वो 1930 में फिर से शुरुआत हुआ था। बट विद द स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये सत्याग्रह जो जंगल सत्याग्रह पूरा बंद हो गया। ठीक है। So the history of India's freedom movement is incomplete without recognizing the tribal consciousness. अगर आप इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना चाहते हो तो आपको ट्राइबल कॉन्शियसनेस, ट्राइबल हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। ट्राइबल लोग कैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रिवोल्ट कैसे जारी करते थे, अपना रिवोल्ट कैसे बढ़ाते थे, उसको आपको जानना चाहिए। तो इस आर्टिकल में उसी की ही बात करते हैं। और नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आएगा वो बात करेगा फ्रीडम सॉन्ग्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ओके, अभी हम सेंट्रल इंडिया के ट्राइब से हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में और उनका जो सॉन्ग्स होते हैं, फ्रीडम सॉन्ग्स, वो किस लिए आते हैं उसका बात करेंगे हम। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट की जो कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री हम देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बर्मीज इन्वेजन हुआ था। बर्मीज इन्वेजन तीन तीन बार हुआ था और फाइनली उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक ट्रिटी ऑफ यंडावो साइन हुआ था विथ ब्रिटिश एंड द बर्मीज इन्वेडर्स। ओके, सो ब्रिटिश असम को एंटर किए थे एक प्रॉमिस, एक शपथ के साथ, एक कसम के साथ, एक वादे के साथ कि जब वो बर्मिस इन्वेडर्स को इंडिया से सॉरी नॉर्थ ईस्ट से वो बाहर करा देंगे तब वो वहां से चले जाएंगे। बट आफ्टर वो जब देखे या इधर के जो जियोग्राफी, जो टी प्रोडक्शन और पेट्रोलियम को देख के वो उधर हमेशा के लिए बस गए। ओके, ये था कुछ हिस्ट्री एंड देखेंगे वो कैसे सॉन्ग्स कंपोज करते थे। सो उनके सॉन्ग कंपोज करने में जो ड्यू टू लो लिटरेसी रेट फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल अक्रॉस द हिल्स एंड प्लेन्स, वो ओरली, ओके, ओरल लिटरेचर वो ओरली ही कंपोज करते थे। वाज द ओनली ओरली वो कंपोज करते थे सोशल मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, असम्स ग्रेटेस्ट हीरो वाज मनीराम।
मनीराम कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। उनको हैंग कर दिया गया था 1858 में। वो है असम के ग्रेटेस्ट हीरो। ओके, सो उनके नाम पे बहुत सारे बिहू कंपोजिशंस हुआ है। एक बिहू सॉन्ग है मनीराम दिनवर मालिता। It describes Maniram's patriotic duties, contribution to the tea industry, his visits to Kolkata. एक है फाल्गुनी धलवा। एक फाल्गुनी धलवा 1861 में। धलवा मीन्स बैटल और वॉर। ओके, इंडियंस फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग आप बोल सकते हो ये जो फाल्गुनी धलवा को। ठीक है, took place in Nagaon district of central Assam, inspired local villagers to compose oral songs। ये जो फुलागुरी धलवा है वो लोकल लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया था ओरल सॉन्ग्स बनाने के लिए। ओके, ये जो इंडिया का फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग है। Then these songs described the protest, the death of several peasants due to the police firing and how several were transported to Andamans। ओके, यहाँ पे ये जो पीजेंट अपराइजिंग हुआ था वहाँ पे कैसे पुलिस की गोली से बहुत सारे पीजेंट्स मर गए थे और कुछ पीजेंट्स को कैसे हमारा जो अंडमान होता है वहां तक ट्रांसपोर्ट किया गया था। वही इसी थीम को लेके ही गाना कंपोज किया गया था। और है मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग देम वाज डोलीपुरन। डोलीपुरन में एक नरोत्तम दास है, उनको ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, उनको एट्रीब्यूट किया जाता है। सो हु इज नरोत्तम दास एंड व्हाई डोलीपुरन वाज सो फेमस? हम देखेंगे कि नरोत्तम दास के साथ एक मैसेकर जोड़ा गया है। सो वो है पत्थरुघाट मैसेकर। ओके, ये पत्थरुघाट मैसेकर जो हुआ था वो दारंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम 28 जनवरी 1894 को हुआ था। यहाँ पे 36 to 140 pigeons were killed in police firing. Okay, it led to the composition of several folk songs. Most significant was Doli Puran. ओके, जो ये मैसेकर थे उसको लेके बहुत सारे फोक सॉन्ग्स क्रिएट किए गए थे एंड उसमें से बहुत सिग्निफिकेंट है डोली पुराण। क्यों? क्योंकि ये पुराण स्टाइल से जो हमारा हिंदू कल्चर में जो पुराण स्टाइल होता है उसको ही कॉपी करके उसकी स्टाइल से ही ये डोली पुराण लिखा गया है जो इस मैसेकर को डिस्क्राइब करता है एंड एट्रीब्यूट करता है नरोत्तम दास को जो कि एक डायरेक्ट आई विटनेस थे इस मैसेकर के। 20th century saw an upsurge in literary activities related to the freedom movement of Assam। 20th century मतलब 1900 से लेके आगे कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज में डेवलपमेंट हुआ था। उनमें से कुछ लिस्ट सॉन्ग जो आया करता था वो था अंबिका गिरी राय चौधरी जो एक फेमस पर्सनालिटी है असम में, उनका असम केसरी। 1917 में उनका ही एजे अग्नि बिनारतान ट्यून ऑफ द वीना ऑफ फायर उनका। ओके, एजे अग्नि बिनारतान द इम्पैक्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स वर सो स्ट्रांग इन द पब्लिक। ओके, Rai Chaudhary, Ambika Giri Rai Chaudhary was the famous person, famous poet, famous writer in Assam, and his writings, Assam Kesari and A.J. Agni Binartan, were so famous, were so impactful among the public, and so impactful and so strong. Okay, 1920 से लेकर 1940 तक जो पीरियड था वहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स आए इस कैटेगरी में, इस राइटर की कैटेगरी में, इस पोइट की कैटेगरी में, जो कि थे नवीन चंद्र बरदलोई। उनका मोस्ट फेमस था आबान। आबान मीन्स एक आवाहन टाइप का एक होता है जो हमारा गॉड गॉडेस को बुलाया नहीं जाने का जो प्रथा है आवाहन, उसके लिए एक आह्वान करके लिखे गए थे नवीन चंद्र बरदलोई। उमेश चंद्र देव चौधरी, पार्वती प्रसाद बोरुहा, नलिनी बुला देवी एक्सेट्रा।
ये आपका 1920 से लेकर 40s तक के कुछ राइटर्स. वन पोएट whose songs and poems actually set a million hearts on fire was ज्योति प्रसाद अग्रवाला. जो ज्योति प्रसाद अग्रवाला के राइटिंग्स थे वो अपने ही रीडर्स के दिलों में एक आग पैदा कर देता था. उनके कुछ लिखे गए जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत ही लोगों में एक जोश पैदा कर देता था. वो एक टाइम में सिंगर, म्यूजिशियन, प्ले राइट, लिरिसिस्ट हुआ करते थे एक ही टाइम पे. ओके. ही इज नोन एज द मॉडर्न Assamese culture, composed 400 poems out of which 40 are directly related to the freedom struggles. Okay. Vishnu Prasad Rava referred to the Kala Guru. Sorry if I pronounced it wrong. ओके. हो जाता है यार. अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया से ना आए हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज होता है. सो सॉरी फॉर दैट इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग. सो विष्णु प्रसाद राभा इज रिफर्ड एज द काला गुरु. ओके. इनके भी poems and lyrics had too hard and electrifying effect on the masses of Assam during the freedom struggle. Okay. So विष्णु प्रसाद दास और एक थे हमारा जो राय चौधरी. ओके. राय चौधरी के एजे अग्नि बिनारतन उनका गाना, उनका पोएम बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पैदा करता था इंडियन मासेस में. In Manipur also, a literary work that continued to instill a sense of patriotism among the people is खंजोम पर्व. मणिपुर में एक पर्व क्रिएट किया गया था उस टाइम पे, वो की था खंजोम पर्व. ओके. ये खंजोम पर्व लिखा गया था लेनव के द्वारा ओराली. ओके. ये एक बैटल को दर्शाता है, एक बैटल की बात करता है. वो जो बैटल ऑफ होंगजोम, जो कि बैटल ऑफ एंग्लो मणिपुरी वॉर ऑफ 1891 का एक पार्ट है, उसी के एक पार्ट है जो बैटल ऑफ खंजोम, उसी की ही बात करता है. उसी बैटल के ही बारे में लिखता है खंजोम पर्व. बट विथ टाइम, जो जब टाइम के चलते हुए वो सिर्फ बैटल में ही सीमित नहीं रहा उसका स्कोप. वो आगे कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ मणिपुर को ऐड करता हुआ चला गया और कुछ महाभारत के स्टोरीज भी खंजोम पर्व में ऐड किया गया था. ओके. सो द खंजोम पर्व विथ has expanded its scope to include some stories about legendary Manipur characters and also from Mahabharata. Next is role of Hindi literature. रोल ऑफ हिंदी लिटरेचर इन और आजादी का तो चल रहा है ना हमारा थीम. सो 1936 ब्रॉट ए डिफरेंट मीनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर. क्यों 1936 में ऐसा क्या हुआ था? 1936 में प्रेमचंद का गोदान आया था. जब वो बात करते हैं मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म का फॉर द डिप्राइव्ड एंड एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी, उसके पहले कोई भी डिप्राइव्ड एंड एक्सप्लॉइटेड सोसाइटीज की बात ही नहीं किया करता था. ठीक है. 1936 में प्रेमचंद जी के गोदान में डिप्राइव्ड एंड एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी की बात किया था प्रेमचंद जी ने. इंडियन प्रेस एंड जर्नलिज्म आफ्टर 1873 में इंडियन प्रेस एंड जर्नलिज्म को रोकने के लिए बेसिकली दो एक्ट्स बनाया गया था 1858 में. एक था प्रेस एक्ट एंड एक था आर्म्स एक्ट. फ्रॉम 1878 to 1947 many books and magazines were banned by ब्रिटिश राज. बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मैगजीन्स जो अगेंस्ट थे, लिखा करते थे ब्रिटिश राज के, उनको बैन किया गया था. उसमें से विक्रम भट्ट, सिंधी प्रदीप, प्रेमचंद, स्वजबोतन, संग्राम गणेश देवस्कर, दासेर कथा, इस सबको बैन किया गया था. महेश सत्यरन स्वप्न, ओके, इन सबको बैन किया गया था. 1885 में राइज ऑफ कांग्रेस एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू इंटेलेक्चुअल्स.
सो 1885 में राइज ऑफ कांग्रेस आपके लिए एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 1885 में कांग्रेस को किसने एस्टेब्लिश किया था। ओके, सो कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए। आप अभी तक अगर देख रहे हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर तुरंत भेज देना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन ए न्यू इंटेलेक्चुअल सेक्शन इमर्ज्ड। जब इंग्लिश एजुकेशन आया, इंडिया में आया 1885 के बाद, जब एक, मैं क्या बताऊं, मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। जब उन्होंने इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिएट किया तो एक इंग्लिश एजुकेशन का एक इंक्रीज करने के लिए बात जब चला, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन जब इंक्रीज हुआ, उस टाइम पे इंडिया में एक मिडिल क्लास, एक इंटेलेक्चुअल क्लास का डेवलपमेंट हुआ। दिस सेक्शन, वो जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन है, वो एक ह्यूज रोल प्ले किए थे आज मिडिल क्लास। ओके, किसमें ह्यूज रोल प्ले किए थे? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में मिडिल क्लास की तरह एक बहुत ही ह्यूज रोल प्ले किए थे। आप इसको पढ़ेंगे हमारा स्पेक्ट्रम में, जब मिडिल क्लास वाले इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आएंगे, जब बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आएंगे, जब विवेकानंद जी आएंगे, इस टाइप के बहुत सारे पार्ट्स होंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ था। सो अमृत लाल्स Nagar's novels like Karvat and Vidya. Okay. Dalit Renaissance also emerged in Maharashtra by Savitribai Phule and Jyotiba Phule. जो कि दलित रेनेसेंस स्टार्ट हुआ था सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले, उनको अंबेडकर जी के बाद ही लोगों के पास पता चला कि ऐसे कुछ हुआ करता था, ऐसे एक रेनेसेंस हुआ था। जैसे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले बहुत कुछ काम किए थे, इनको अंबेडकर जी के बाद ही लोगों को पता चला था, ठीक है। सो एक इंटेलेक्चुअल क्लास उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया था। Radhamohan Gokul's writing about Dalit and women issue was significant, and one of his works, Angrez Daku, was banned by the government. So आप इसको नोट कर देना, राधा मोहन गोकुल लिखे थे अंग्रेज डाकू। ओके, अंग्रेज डाकू जो इनको बैन कर दिए थे ब्रिटिश ने। सो 1905 में जब बंगाल के पार्टीशन हुआ था, सो बंगाल के कंटेस्ट में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ था, जो कि हमारा, आप बोल सकते हो, सर्च ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर्स वर्क आफ्टर द बंगाल पार्टीशन इन 1905। प्लीज आप ये सेक्शन को योजना से पढ़ लेना, ये बहुत अच्छे से दिया गया है। आपका इतना भी हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा पूरा वीडियो 5-6 आवर का हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके लिए लाया, मतलब ला के रख चुका हूँ। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से ये दिया गया है, कैसे रविंद्रनाथ टैगोर बोला करते थे जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सो कैसे टैगोर जी बोला करते थे, আমার माटी, আমার जल, আমার सब कुछ, ऐसे ही कुछ बोला करते थे। कैसे वो मेंशन किया करते थे उनके राइटिंग्स में, उस सब को वो दिया गया है एग्जाम्पल के तहत। सो वो एग्जाम्पल को पढ़ते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस आर्टिकल को अपने आप में ही पढ़ेंगे। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही रोट अबाउट द पिजन्स, व्हाट वी कैन फाइंड इट इन द प्रिंशंस वर्क आल्सो आफ्टर 1930s। वो पिजन्स की भी बात करते हैं, मर्सी ऑफ पिजन्स, तो इनका दुख कैसे बढ़ गया था इंग्लिश ब्रिटिश के टाइम पे, उसके बात करते हैं, जो कि हमको 1930 के बाद हमें प्रेमचंद जी के वर्क में मिल रहा था हमको, ठीक है। द नेशनलिस्ट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश राज created by these writers on an intellectual level across the country is significantly visible in later Indian literature। जो भी रेजिस्टेंस में मदद किया था, जो इंडियन लिटरेचर, जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो राइटर का डेवलप हुआ था, वो हमको क्लियरली विजिबल हुआ था लेटर इंडियन लिटरेचर में।
ना कि पहले वाले में इतना भी मेंशन नहीं किया गया था, कितना ये इंटेलेक्चुअल इतना भी डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन लेटर इंडियन लिटरेचर में हमारा जो राइटर का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ गया था अक्रॉस द कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ उर्दू लिटरेचर। हमारा हिंदी लिटरेचर खत्म हुआ, हमारा अभी आएगा रोल ऑफ उर्दू लिटरेचर। सो रोल ऑफ उर्दू लिटरेचर में बिफोर 1857 में एक आया था सार आसब, सॉरी अगेन इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, मेरे को उर्दू इतना नहीं आता है, बट सार आसब बाय पोएट्स लाइक शाह हातिम, अशरफ अली फुगन, मोहम्मद रफी सौदा, मीर ताकी, इन चारों के कॉम्बिनेशन से सार आसब लिखा गया था। ओके, सो उर्दू तो बेसिकली आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे मुगल के टाइम से ही अमीर खुसराव के हाथ से वो मतलब उसको बढ़ावा दिया गया था, कैसे वो डेवलप हुआ था, वो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। बट आज आवर थीम इज आजादी एंड लिटरेचर। ये योजना का आज का जो अगस्त का थीम है आजादी एंड लिटरेचर। सो सब वही आजादी के आसपास ही घूमेगा, वो फ्रीडम स्ट्रगल के आसपास ही घूमेगा। वो 1857 तो हमारा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था ना, उसी के ही आसपास घूमेगा वो। सो बिफोर 1857 वो इतना भी मिडेवल को मेंशन नहीं किया गया था। बट आप रोल ऑफ उर्दू लिटरेचर आपका आर्ट एंड कल्चर के पार्ट भी है। उर्दू लिटरेचर आप पढ़ेंगे, लिटरेचर के क्लास में आप पढ़ेंगे, उसमें आप मिडेवल फिर मिडेवल हिस्ट्री में कैसे मिडेवल इंडिया में कैसे उर्दू लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था आप पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, सो इधर लिखा गया कि शाह सब जो ये चारों पॉइंट की तरह चारों पॉइंट से बना था, इसके बारे में बात करते हैं। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो फिगर्स थे ड्यूरिंग द थर्ड डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, ओके, बहुत सारे ग्रेट नंबर ऑफ पोइट्स इंक्लूड हुए थे, जैसे हाफिज जलंधरी, मौलाना वजा, मौलाना वफा, आनंद नारायण मुल्ला, एहसन दानिश etc. openly supported the freedom movement and filled the heart of their readers with absolute hatred for the foreign rule. ओके, ये जो आपका ग्रेट नंबर ऑफ पोएट थे जैसे हाफिज जलंधरी, मेलाराम वफा, आनंदराज मुल्ला, इन लोगों ने क्या किया था, उनके जो रीडर्स थे, उनके जो फैंस थे, उनके दिमाग में अंग्रेज जो फॉरेन रूल के लिए बहुत ही हेट्रेड भर दिए थे, उनके दिमाग और दिलो दिमाग में बहुत ही हेट्रेड, बहुत ही नफरत की आग भर दिए थे। हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, आर्टिकल्स appeared in उर्दू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे पोएम्स, नॉवेल्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में आया करता था। उस टाइप का न्यूज़पेपर जो सम एग्जांपल्स ऑफ द सच न्यूज़पेपर्स आर उर्दू अखबार एडिटेड बाय मौलवी मोहम्मद वकार एंड पयाम आज़ादी एडिटेड बाय अली अजी उल्लाह खान। ओके, salary of Urdu poets appeared in the galaxy of Urdu poets appeared in the literary horizon। बहुत सारे उर्दू पोएट का बर्न हुआ था, बहुत सारे उर्दू पोएट्स इंडिया में क्रिएट हो गए थे। गैलेक्सी, बहुत गैलेक्सी टाइप मैंने बहुत, ओके, बहुत उर्दू पोएट्स क्रिएट हो गए थे इंडिया में उस टाइम पे, ब्रिटिश के खिलाफ लिखने वाले। ठीक है, आर्टिकल्स रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाफी सिबली नोमानी largely influenced their leaders towards the social awakening and nation building। मुंशी प्रेमचंद जी के जो सोजे वतन था, सोच ए वतन, उसको बैन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। उर्दू, सो राइटर जो इस आर्टिकल को लिखे हैं योजना में, वो क्या बताना चाहते हैं, उर्दू एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं है। उर्दू इज द लैंग्वेज दैट गिव द स्लोगन्स लाइक इनकलाब जिंदाबाद एंड द सुभाष चंद्र बोस का जो प्रोक्लेमेशन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
ये भी उर्दू का ही प्रोक्लेमेशन था। सो उर्दू एक मामूली लैंग्वेज सिर्फ नहीं है, उसका बहुत ही हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, उसका बहुत ही रिच कल्चर है, इसको बहुत ही रिच लैंग्वेज है उर्दू। इसको ही बता रहे हैं जो राइटर इस आर्टिकल में। सो इस आर्टिकल भी खत्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो है कंटेम्प्ररी राइटिंग्स बाय वुमेन। राइटिंग्स बाय वुमेन में अराउंड 1920 में ही ये शुरुआत होता है उसका, जब मुस्लिम वुमेन ऑफ इलाइट फैमिलीज जब स्टार्ट करते हैं, जब जाते हैं क्या पढ़ने को, इंग्लिश पढ़ने को। इंडियन मुस्लिम जब बहुत ही इलाइट घर के, बहुत ही रईस घर के जब लड़कियां जाते हैं इंग्लिश पढ़ने को इंडियन मुस्लिम फैमिलीज से, तभी ये वुमेन जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है राइटिंग्स में, इसका शुरुआत, इसका बीज वहीं से पड़ता है। ठीक है, इट क्रिएटेड ए क्लास ऑफ एजुकेटेड वुमेन जस्ट सच एज मोहम्मदी बेगम, नजर सुजत हैदर, अब्बासी बेगम। ओके, इस टाइप का जो लोग हुआ करते थे, जो वुमेन हुआ करते थे, उनके जिसे एजुकेटेड क्लास, एक एजुकेटेड वुमेन क्लास एक क्रिएट कर दिया था इस उस टाइम पे। ठीक है, दे स्टार्टेड राइटिंग मैगजीन्स, प्रोजेस, डायरीज, पोएम्स, जैसे कि घुबर ए करवार एंड आजादी के छांव में, बेगम अनीस किदवाई gives an eye witness of partition and problems faced by the refugees। ठीक है, घुबर एक कारवार एंड आज़ादी की छाँव में जब बेगम अनीस किदवाई एक पार्टीशन में जो रिफ्यूजी के सफरिंग सरोज, उनका फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग्स, वो उनको बयान करते हैं। ठीक है, इस घुबर एक कारवान एंड आज़ादी की छाँव में the experience of British colonial power and are recorded in the autobiography and political active Begum Qudsiya Aijuz Rasul in her book Purda from Purda to Parliament। So एक बहुत ही पावरफुल लेडी थे जिनका नाम थी बेगम रुत्सिया आइजुज रसूल, जो अपनी बुक फ्रॉम पुर्दा टू पार्लियामेंट में पूरा वो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को बयान करते हैं, उसका एक्सपीरियंस बयान करते हैं। ओके, वो थे फर्स्ट इंडियन मुस्लिम विमेन टू रीच सच ए हाई पोजीशन। ओके, फर्स्ट इंडियन मुस्लिम विमेन थी वो, जो इतना बहुत ऊंचे पैगाम में वो चले गए थे। ठीक है, women's autobiographies in the post-independence period can be seen as their literary evidence. They depict how society views women and vice versa। So, जो ऑटोबायोग्राफी होते हैं इंडिया में नहीं, जो भी सोसाइटीज में जो फेमिनिस्ट ऑटोबायोग्राफी होते हैं, उससे पता चलता है कि उसका सोसाइटी कैसे उनको देखता है। ठीक है, कैसे वुमेन को ट्रीट करता है, और वाइस वर्सा कैसे वुमेन ट्रीट करते हैं अपने सोसाइटी को। कोई भी आप बुक उठा लेंगे, कोई भी फेमिनिस्ट जैसे आन उखली जी का आप बुक उठा लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनके सोसाइटी उनको किस तरह से हर्जी हुआ था, किस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शन उनके सोसाइटीज में थे। सो बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्टडी में ये ऑटोबायोग्राफी मदद करता है। ओके, सो ये आर्टिकल खत्म। नेक्स्ट आर्टिकल है गांधीयन इन्फ्लुएंस। ये पूरा का पूरा आपका स्पेक्ट्रम में बहुत ही अच्छे से आप पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पूरा का पूरा एक सेगमेंट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। सो योजना से इसको करने की कोई वैल्यू ही नहीं है। योजना में छोटा से मतलब एक समरी आप बोल सकते हो, बट आप स्पेक्ट्रम में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो पूरा का पूरा सेगमेंट करेंगे आप। सो डोंट वरी अबाउट दिस आर्टिकल, यू विल डू इट ऑन योर ओन। ओके, स्पेक्ट्रम में आप इसको बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज काजी नजरुल इस्लाम। इनके बारे में दिया गया है, तो इनका कुछ इम्पोर्टेंट काम हम देखेंगे, कुछ राइटिंग्स हम
इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हम नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो काजी नजरुल इस्लाम was the major icon of the nationalist movement in Bengal. Okay, was the leading poet of the freedom movement in the long decade of 1920s. Okay, वो बंगाल में एक लीडिंग प्रोमिनेंट लीडर्स थे नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का। उनका जो फेमस बुक्स एंड नॉवेल्स में बंधन, बंधन हरा, व्यथार दान, नवयुग, जो एंटी ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर वो निकाले थे वो, और उनके एक दोस्त ने निकाले थे नवयुग, भंगार गान, मोस्ट फेमस वाज विद्रोही। ओके, विद्रोही उनका मोस्ट फेमस। आपका क्वेश्चन आ सकता है हु इज नोन एज द विद्रोही कवि। ही इज काजी नजरुल इस्लाम। ओके, विद्रोही कवि इनको बोला जाता है, क्यों? वो उनका फेमस पोएम है विद्रोही। ओके, और रेबल पोइट। और था एक धूमकेतु। माना जाता है कि ये धूमकेतु लिखते वक्त वो इंक से नहीं अपने खून से लिखते थे, ठीक है। इट हैज बीन सेड दैट नजरुल wrote the editorials of धूमकेतु by dipping his pen in the blood instead of ink. So इतना उम्दा कलाकार थे, इतना उम्दा पोएट थे वो, अपने खून से वो लिखते थे एडिटोरियल्स धूमकेतु में। ओके, ये आनंदमय आगमनी लिखे थे। ओके, आनंदमय मीन्स दुर्गा माँ का जो वहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है, जो दशहरा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो उस टाइम पे आनंदमय आगमनी होता है। सो उनके काम एक टाइप के बहुत सेकुलर चीजों में होता है, बहुत ही मेजोरिटी ऑफ हिज वर्क्स वेर रिबिलियस। ओके, वो एक विद्रोही कवि माना जाता था। उनका कुछ हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट नहीं था, फिर भी लोग उनको एक कंट्रोवर्सी में घसीट लेते थे, ठीक है। नजरुल was sentenced to a year of rigorous imprisonment on a charge of sedition. उनके ऊपर सेडिशन चार्ज भी लगाया गया था, और एक ईयर तक का उनको बहुत ही हार्श पनिशमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उनको दिया गया था। उनके जो काम था वो था अग्निवीणा, और जो उनका राइटिंग्स था अग्निवीणा, प्रलय शिखा, चंद्रबिंदु, लव पोएम्स लाइक माधवी प्रलाप, अनामिका, कोलोलियुग, बिसरबंसी और द फ्लूट ऑफ पॉइजन। ओके, ये सब उनके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटिंग्स थे, जिसमें से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज द विद्रोही, इसलिए उनको विद्रोही कवि बोला जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज द धूमकेतु। ओके, बिसरबंसी, कोलोलियुग, ये सब आपको याद रखना चाहिए। अनामिका। ओके, his life and creativity took a different spiritual turn on the death of his son बुलबुल in 1929। जब उनके बेटा बुलबुल के डेथ हो गया 1929 में, तब उनका जो राइटिंग था, राइटिंग का थीम रहा करता था, जैसे रेबलिश राइटिंग्स उनके था, वो टर्न हो गया स्पिरिचुअल की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ। और उसके बाद जो उनका पब्लिकेशन आया तो वो था श्यामा संगीत, इस्लामिक सॉन्ग्स ऑल्सो, वो उन्होंने पब्लिश किया था। वो उनके जो वाइफ के डेथ के बाद वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, और धीरे धीरे वो भी कुछ दिन के बाद अल्लाह के पास चले गए, ठीक है। उनको जन्नत नसीब हो गया, ठीक है। सो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ तक देख चुका हूँ। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्त लोगों में से शेयर कर देना अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो। अगर मैं कुछ गलती कर चुका हूँ वीडियो में
कुछ एक्सप्लेनेशंस में मेरा गलती हो गया है तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। मैं विथ टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ आपको बताना है, किसे इम्प्रूव करना है, कुछ सजेशंस देना है मेरे को, आप यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स, ओके? सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस इन दैट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, सायनारा।